हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो देखिए, जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है वो लगातार हमारे साथ आगे बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में हमने नगर पालिकाओं के बारे में कम्प्लीटली जाना था एंड उससे भी पहले हमने पंचायतों के बारे में कम्प्लीटली जाना था। और आज हम लेकर के आए हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या लेकर के आए हैं आज हम? तो आज हम लेकर के आए हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के भी पंचायती राज व्यवस्था के समान दो पार्ट होने वाले हैं। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था में हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया था, एज इट इज उसी प्रकार हम क्या करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि हम क्या है, डिटेल में कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी से लेकर के बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्री तक हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को भी कितने पार्ट में कंप्लीट करेंगे? 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो टाइम को खराब ना करते हुए हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, अगर बात करें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के भाग 5 में आता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के कितने भाग में आता है? भाग नंबर 5 में आता है। और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 124 से लेके 137 तक आता है, 124 से लेके 137 तक आता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के कितना कौन से भाग में आएगा? तो भाग नंबर 5 में आएगा। किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक आएगा? तो 124 से लेके 137 नंबर तक आर्टिकल तक ये आता है। और हमारे भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसे हम यूनिफाइड बोलते हैं। तो देखिए, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब होता है कि पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट एक ही है। मतलब अगर बात की जाए कि हमारे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब है कि पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट कितना है? एक ही सुप्रीम कोर्ट है पूरे भारत में। ठीक है, अब देखिए आगे बात की जाए। अगर गठन की मैं बात करूं इसके, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट मतलब भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि भाई भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और इस सर्वोच्च न्यायालय में एक तो होता है कौन? अपने मुख्य न्यायाधीश, और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें क्या होगा? एक तो क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश, और 33 क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं। 33 क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अब ये 33 की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी संख्या कम और ज़्यादा करने का काम कौन करेगा? तो वो संसद करेगी अपनी विधि बना करके। ठीक है, तो 33 की जो मैं बात कर रहा हूँ अन्य न्यायाधीश की, तो वो संख्या बढ़ाना या कम करना वो कौन काम करेगा? तो वो करेगी संसद, विधि बना करके, कानून बना करके। ठीक है, अब देखिए, तो जैसे कि देखो यहाँ पे है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे, और जो अन्य न्यायाधीश हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम में 33 हैं। कितने हैं? 33। और जो ये डेटा है 33 किसके अकॉर्डिंग है? संशोधन विधेयक 2019 से लिए हैं। संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और इन अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का काम संसद विधि द्वारा करेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इन अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का काम कौन करेगी? संसद करेगी, पार्लियामेंट करेगी। किसके द्वारा? विधि बना करके करेगी। किसके द्वारा करेगी? विधि बना करके करेगी। ठीक है, अगर बात की जाए तो एक तो क्या है? मुख्य न्यायाधीश, और 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य जज हैं। ठीक है, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। किसमें बात की जा रही है? ये सुप्रीम कोर्ट में ये बात की जा रही है। तो हमने सबसे पहले देखा कि भाई किस भाग में आता है? संविधान के भाग नंबर 5 में आता है। उसके बाद हमने देखा कि भाई किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल 124 से लेकर 137 तक। उसके बाद हमने देखा गठन की, तो गठन की बात की गई, किस में की गई है? तो आर्टिकल 124 क्लॉज ए में की गई है। किस में की गई है? आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में की गई है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भाई इसमें क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। और जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं उनकी संख्या बढ़ाने का काम कौन करेगा? संसद करेगी, विधि बना करके। और 33 हम किस अकॉर्डिंग बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं 2019 के संशोधन विधेयक के आधार पर। यहाँ तक हमने कंप्लीटली देख लिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखिएगा आगे। देखो, अगर बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कुल मिलाकर के नियुक्ति, कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के
जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पर अन्य न्यायाधीशों के संदर्भ में, मतलब अन्य न्यायाधीशों के मामले में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से क्या करेगा? परामर्श लेगा, सलाह लेगा। क्या करेगा? परामर्श लेगा, सलाह लेगा। जैसे कि हम पढ़ने वाला, हम देख रहे हैं, देखो हम देख रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, भाई नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की। तो नियुक्ति करने का काम, अपॉइंटमेंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब करेंगे हमारी। तो अब जो राष्ट्रपति जी हैं वो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, पर बात की जाए अन्य न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश में तो कोई इशू नहीं है, अन्य न्यायाधीशों के संदर्भ में राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना पड़ेगा। मतलब राष्ट्रपति तो पहले क्या कर दिया, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश की क्या कर दी? नियुक्ति कर दी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करी। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से क्या लेना पड़ेगा? परामर्श लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? परामर्श लेना पड़ेगा। मतलब परामर्श लेना आवश्यक है, ऐसा बोला जाता है कि परामर्श लेना पड़ेगा, परामर्श लेना आवश्यक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, अगर बात की जाए कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की प्रक्रिया कौन सी है, तो कॉलेजियम व्यवस्था है हमारे पास। कौन सी व्यवस्था है? कॉलेजियम व्यवस्था है। कॉलेजियम मेथड के द्वारा जजों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। कॉलेजियम मेथड के द्वारा जजों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कॉलेजियम मेथड में, कॉलेजियम व्यवस्था में क्या होता है? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। तो देखिए कॉलेजियम व्यवस्था में मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी इसमें शामिल होते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए, किसी एग्जाम में आए कि भाई किस मेथड के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा। कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अगर बात की जाए मुख्य न्यायाधीश की, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरीयता दी जाती है सीनियोरिटी को। कुल मिलाकर के वरिष्ठता को देखा जाता है, सीनियोरिटी को वरीयता दी जाती है। देखो मुख्य न्यायाधीश की जब भी नियुक्ति होगी तो अपन किसका ध्यान रखेंगे? सीनियोरिटी का ध्यान रखेंगे, वरिष्ठता का ध्यान रखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने जाना है सेकंड वाले पर कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कौन करेगा? भाई प्रेसिडेंट साहिब करेंगे, राष्ट्रपति साहब करेंगे। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश की तो सीधी तौर पर कर दी उन्होंने। अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उनको मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की प्रक्रिया कौन सी है, तो हमने देखा कि वो प्रक्रिया कौन सी है? कॉलेजियम मेथड है। कौन सा मेथड है? कॉलेजियम मेथड है। और कॉलेजियम मेथड में मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। कॉलेजियम मेथड में मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, ये देखा। उसके बाद हमने देखा था कि मुख्य न्यायाधीश के अपॉइंटमेंट में वरिष्ठता, सीनियोरिटी का ध्यान रखा जाता है। किसका ध्यान रखा जाता है? सीनियोरिटी का ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब आगे देखिए, अगर आगे बात करें क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, कि भाई जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अर्हताएं क्या होनी चाहिए, तो ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल में लिखा हुआ है 124 के क्लॉज 3 में। किसमें लिखा हुआ है? 124 के क्लॉज 3 में ऐसा लिखा हुआ है। तो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस किस आर्टिकल में लिखी हुई है? तो आर्टिकल 124 के क्लॉज 3 में लिखे हुए हैं। और क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है? भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड, वह हाईकोर्ट या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश, जज के रूप में कार्य कर चुका हो। कुल मिलाकर के सेकंड में बोला गया है कि वह या तो हाई कोर्ट, कि वह या तो हाई कोर्ट या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा किसी हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता मतलब एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो, या राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट की दृष्टि में कानून का, लॉ का उच्च कोटि का ज्ञानी व्यक्ति हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। उसके बाद में क्या होना चाहिए कि उसने किसी हाई कोर्ट में या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में 5 वर्षों तक न्यायाधीश का काम किया हो, अथवा उसने किसी हाई कोर्ट में या किसी अन्य न्यायालयों में
10 वर्षों तक लगातार अधिवक्ता मतलब एडवोकेट का काम किया हो, एंड फिर हमने देखा या फिर राष्ट्रपति की निगाहों में, प्रेसिडेंट की दृष्टि में वो कानून का महान ज्ञाता हो, मतलब कानून के बारे में जानने वाला महान व्यक्ति हो, मतलब कानून की उसको बहुत अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, कानून की उसको बहुत अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं। देखो, सबसे पहले भारत का नागरिक हो, ठीक है, वह हाईकोर्ट या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य चुका हो, अथवा ये नहीं तो ये भाई किसी हाईकोर्ट या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता मतलब एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो, अथवा या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? ये क्वालिफिकेशन है किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज की। किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जजों की ये क्या है? क्वालिफिकेशन है। आगे देखिए, अगर बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश, पेंशन, ध्यान से देखना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश, पेंशन, ये सब कौन निर्धारित करता है? तो ये सब संसद निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करती है? पार्लियामेंट निर्धारित करती है। कौन करती है? पार्लियामेंट निर्धारित करती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश, पेंशन, ये सब डिसाइड करने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है, संसद का होता है। हाँ, वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है, याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है जब आर्टिकल 360 लागू हो रहा हो। जब आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है। कब? जब कि आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो रही हो, तो वेतन और भत्ते में वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है आर्टिकल 360 के तहत। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल लग रहा है तो इसमें कटौती की जा सकती है। और अगर आपको आपातकाल के बारे में जानना है, अगर आपको इमरजेंसी, जिसको हम आपातकाल बोलते हैं, इसके बारे में टोटली जानना है, तो आप इसी चैनल पर आपातकाल से रिलेटेड 2 क्लासें डली हुई हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उनको आप कंप्लीटली देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे कंप्लीटली तीनों प्रकार के आर्टिकल 352, 356 एंड 360 तीनों के बारे में कंप्लीटली बताया गया है, तो आप जा करके देख सकते हो। आगे देखिए, अगर बात की जाए कार्यकाल की, भाई टेन्योर कितना होता है? अगर कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल 65 ईयर तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। 65 ईयर तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, तो इनका कार्यकाल 65 ईयर्स। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर ये चाहें तो राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र भी दे सकते हैं। ये चाहें तो राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र भी दे सकते हैं अपनी इच्छा से। ठीक है, तो नॉर्मली कार्यकाल कितना होता है? 65 ईयर्स इनका कार्यकाल होता है। कितना कार्यकाल होता है? 65 ईयर्स इनका कार्यकाल होता है। हाँ, इनकी अगर इच्छा है तो राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र भी दे सकते हैं। इनकी अगर इच्छा है तो राष्ट्रपति को क्या दे सकते हैं? लिखित त्याग पत्र भी ये दे सकते हैं। तो अगर आगे देखें तो देखिए, इसका अपन दोबारा से रिवीजन करेंगे। अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगी क्लास, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी के साथ में याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब अगर बात करें रिमूवल प्रोसेस, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहली बात, इस प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में है। किसमें है? आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में, 124 के क्लॉज 4 में है। तो देखो, हटाने की जो प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन में से स्टार्ट की जा सकती है। जो हटाने की प्रोसेस है संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट की जा सकती है। यदि लोकसभा से स्टार्ट की गई है तो 100 सदस्यों का साइन जरूरी है, और अगर राज्यसभा से स्टार्ट की गई है तो 50 सदस्यों का साइन जरूरी है। और ये साइन होने के बाद अध्यक्ष या सभापति के पास, ठीक है, ये भेजा जाएगा। उसके बाद में ही प्रस्ताव पेश होगा, ऐसा माना जाता है। तो देखिए, तो बोला जाता है
कि रिमूवल ऑफ जजेस की बात करें, हटाने की प्रक्रिया की बात करें, तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से कर सकते हैं, लोकसभा से करो या राज्यसभा से करो। अगर लोकसभा से आप स्टार्ट करते हो तो आपको 100 सदस्यों के 100 मेंबर्स के साइन चाहिए, ठीक है। और अगर राज्यसभा से स्टार्ट करते हो तो आपको 50 मेंबर्स के साइन चाहिए, ठीक है। साइन होने के बाद अध्यक्ष या सभापति को जमा कराना होगा, उसके बाद ही अपन कहेंगे कि भाई प्रस्ताव पेश हो गया, किसमें, संसद में प्रस्ताव पेश कर दिया हटाने का। और हटाने का जब संसद में प्रस्ताव पेश करेंगे तो अगर प्रस्ताव पास होगा तो देखो, प्रस्ताव पास हो तो 3 व्यक्तियों की समिति गठित होगी। मतलब अगर संसद से, यहाँ से सभापति को उन्होंने पेश कर दिया, यहाँ से जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो फिर 3 मेंबरों की, 3 व्यक्तियों की क्या बैठी जाएगी, कमेटी बिठाई जाएगी। तो 3 मेंबरों की क्या बिठाई जाएगी, एक कमेटी बिठाई जाएगी। तो प्रस्ताव पास हो तो 3 व्यक्तियों की समिति गठित की जाएगी, मतलब कमेटी बिठाई जाएगी। और 3 मेंबर कौन कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश में से कोई न्यायाधीश, सेकंड देखना है किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, प्लस एक विधि वेता, हम जूरिस्ट बोलते हैं, मतलब जिसको कानून के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, जिसको हम जूरिस्ट बोलते हैं, विधि वेता एक वो होगा। तो देखिए, अगर कमेटी की बात करें तो इस कमेटी में कौन कौन होगा, तो पहले सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश में से कोई एक न्यायाधीश, प्लस किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक होगा विधि वेता जिसे हम जूरिस्ट बोलते हैं। एक क्या होगा, एक होगा विधि वेता जिसे क्या बोलते हैं, जैसे हम जूरिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई सबसे पहले हटाने की प्रक्रिया में आप क्या करिए, यहाँ मैं एक बार आपको इधर समझा देता हूँ। देखिए, आपको मैं एक बार स्टार्ट यहाँ से समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। हटाने के प्रोसेस में आप संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट कर दो, चाहे आप लोकसभा से स्टार्ट करो, चाहे आप राज्यसभा से स्टार्ट करो। लोकसभा से स्टार्ट करोगे तो आपको 100 मेंबरों के साइन चाहिए, राज्यसभा से स्टार्ट करोगे तो 50 मेंबरों के साइन चाहिए। और ये कहाँ जाएंगे, फिर ये सभापति के पास जाएंगे, ठीक है। सभापति के पास जैसे ही गए, पर यहाँ से क्या हो गया, प्रस्ताव पास माना जाएगा संसद से। प्रस्ताव जैसे ही पास हो जाएगा फिर क्या होगा, 3 मेंबरों की कमेटी बिठाई जाएगी, 3 मेंबरों की क्या बिठाई जाएगी, कमेटी। और 3 मेंबर कौन कौन से होंगे, तो 3 मेंबर जो होंगे, एक तो होगा अपना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक क्या होगा अपना जूरिस्ट होगा, क्या होगा, एक अपना होगा जूरिस्ट, मतलब जिसे अपन विधि वेता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधि वेता बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, विधि वेता बोला जाता है। तो यहाँ तक अपन ने टोटली कंप्लीट देखा है। संसद के किसी भी हाउस में बैठा सकते हो। लोकसभा से अगर पास कर रहे हो, लोकसभा में पहले लेके आते हो तो 100 साइन चाहिए, 100 व्यक्तियों के साइन चाहिए, 100 मेंबर के। राज्यसभा में लेकर के आते हो तो 50 मेंबर्स के साइन चाहिए, ये सभापति के पास जमा होंगे। सभापति से यहाँ से जब प्रस्ताव पास मान लिया जाएगा तो 3 लोगों की कमेटी उठाई जाएगी, 3 लोगों में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश में से एक, प्लस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक होगा अपना विधि वेता। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया। अब देखिए, अब अगर आगे बात करें, यहाँ तक हमारा टोटली कंप्लीट हो गया था। अब देखिए आगे, अब आगे बात करें, यदि समिति, जो कमेटी की बात कर रहे हैं अपन, जो कमेटी है वो न्यायाधीश मतलब जज को दोषी नहीं पाती है कदाचार के लिए, ठीक है, दोषी नहीं पाती है, तो ये प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी। यदि कमेटी कदाचार के लिए दोषी नहीं पाती है किसको, जज को, तो ये प्रोसेस यहीं पर कंप्लीटली समाप्त हो जाएगी, फिर ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। यदि कमेटी ने जांच किया और कमेटी को जांच करके लगता है कि भाई न्यायाधीश जो है, जज जो है, वो दोषी नहीं है कदाचार के लिए, तो फिर क्या होगा, ये प्रोसेस यहीं पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है। भाई मिसबिहेवियर के लिए दोषी नहीं है तो प्रोसेस यहीं पर समाप्त हो जाएगी। आगे देखिए, यदि दोषी पाती है तो फिर ये क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट बनाएगी और अपनी रिपोर्ट को सदन में पेश करेगी, ठीक है। यदि प्रस्ताव दोनों हाउसों द्वारा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत से अथवा उपस्थित में मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है। देखिए, तो बोला गया है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बना के उसको सदन में, संसद में पेश किया। उसके बाद यदि प्रस्ताव दोनों अलग अलग सदनों से, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पास हो जाए अथवा उपस्थित में मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाए, तो फिर ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। फिर ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और फिर राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को हटाने का आदेश सुना सकता है। फिर राष्ट्रपति
किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव सुना सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये है न्यायाधीश को हटाने की प्रोसेस जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, न्यायाधीश को हटाने की प्रोसेस। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पे हम क्या भूल जा रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इन पर ध्यान देना है। अब हम इसका कर लेते हैं एक बार फिर से रिवीजन, ताकि आपको ये याद हो जाए, जैसा कि हम हर क्लास में करते हैं। हम हर क्लास में क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार रिवाइज भी करते हैं, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से इसका। देखिए, देखो सबसे पहले हमने देखा कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के भाग 5 में है। ठीक है, आर्टिकल 124 से लेके 137 तक आता है और एकीकृत न्यायपालिका है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत में एक ही है। गठन की बात करें तो आर्टिकल 124 एक कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश होंगे और जो 33 अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी संख्या बढ़ाने का या घटाने का काम संसद विधि द्वारा करेगी। और जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं वो अभी किसके तहत हैं, तो संशोधन विधेयक 2019 के तहत हैं। यहाँ तक हमने देखा था। उसके बाद अपॉइंटमेंट की बात की थी, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। मुख्य न्यायाधीश की तो सीधे तौर पर करता है और अन्य न्यायाधीशों के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होता है उसको। ठीक है, मतलब अन्य न्यायाधीशों के संदर्भ में राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक होता है। अगर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की प्रक्रिया की बात करें, प्रोसेस की बात करें, तो कौन सी प्रक्रिया है, तो कॉलेजियम प्रोसेस के द्वारा होता है। कॉलेजियम प्रक्रिया, कॉलेजियम व्यवस्था है। ठीक है, सिस्टम कौन सा है, कॉलेजियम व्यवस्था है। और कॉलेजियम व्यवस्था में मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, वो भी किसके, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके आधार पर की जाती है, वरिष्ठता सीनियोरिटी के आधार पर की जाती है। यहाँ तक हमने देखा था। एंड अगर आगे बात की जाए क्वालिफिकेशन क्या क्या, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, प्लस वह हाई कोर्ट या दो से अधिक अन्य न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या अथवा वो हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों में 10 वर्षों तक लगातार अधिवक्ता मतलब एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो, एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए। तो हमने देखो ये देख लिया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, वह हाई कोर्ट या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा किसी हाई कोर्ट या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, मतलब एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञानी व्यक्ति हो। आगे हमने देखा था भाई न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश, ये सब डिसाइड कौन करता है, तो ये सब डिसाइड करने का काम पार्लियामेंट संसद द्वारा किया जाता है। लेकिन वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है जब आर्टिकल 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया हो, तो इनके वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है। उसके बाद हमने देखा था कि भाई अगर आपको आपातकाल के बारे में टोटली जानना है 352, 356, 360, तो आप इससे पहले वाली क्लासों को देख सकते हो जाकर के इसी चैनल पर। कार्यकाल की बात की थी तो 65 ईयर्स का कार्यकाल होता है, लेकिन ये अपनी मर्जी से क्या दे सकता है, रेजिग्नेशन लेटर भी दे सकता है, क्या दे सकता है, त्यागपत्र भी दे सकता है, किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। उसके बाद हमने देखा था भाई हटाने की प्रक्रिया क्या है। हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत आप किसी भी सदन से कर, संसद के किसी भी सदन से कर सकते हो, चाहे लोकसभा से करो चाहे राज्यसभा से करो। अगर लोकसभा से आप करना चाहते हो तो आपको 100 व्यक्तियों के साइन चाहिए, और अगर आप राज्यसभा से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको 50 मेंबरों के साइन चाहिए। फिर ये दोनों कहाँ पर जाकर के जमा हो जाएंगे, तो सभापति के पास जाकर के जमा करा दिए जाएंगे। उसके बाद वहां से प्रस्ताव को पास मान लिया जाएगा। उसके बाद में अब एक 3 मेंबरों की कमेटी बिठाई जाएगी, और 3 मेंबरों में कौन कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, प्लस एक क्या होगा, विधिवेता, एक क्या होगा, विधिवेता होगा। और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट को सदन में, संसद में पेश किया जाएगा। अब वहां पर क्या होगा, यदि प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत, मतलब दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत से अथवा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है, तो फिर ये पास मान लिया जाएगा। फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और फिर राष्ट्रपति किसी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने का आदेश दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने का आदेश दे सकता है। ठीक है, तो हमने रिवीजन भी कर लिया है कंप्लीटली, एंड हमने अच्छे से हमारी क्लास भी कंप्लीट कर ली है। तो देखिए ये हमारा हो चुका है टोटली सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, पर कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये इस क्लास का टोटली कंप्लीट हुआ है। जो पार्ट फर्स्ट था, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के 2 पार्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है, एंड आगे का जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी आपको, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एंड अगर इस क्लास में कहीं आपको मिस्टेक लगी हो तो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि मैं आने वाली अपनी अगली क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर
सकूं। एंड बने रहिए और देखते रहिए कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। धन्यवाद।